हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव चलता है। तो रोज़ सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान का हम आपका टेस्ट लेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आप 30 में से 30 सही करने का कोशिश कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है फेफड़ा, सी ऑप्शन है त्वचा, डी ऑप्शन है धमनी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो त्वचा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो अगर ग्रंथि पूछे तो यकृत है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो त्वचा होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है तो यकृत होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है समूह, सी ऑप्शन है कोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज जो कतारें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आवर्त कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं। और वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है सक्रिय, बी ऑप्शन है अक्रिय, सी ऑप्शन है क्रियाशील, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो जो हीलियम है ये कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें अक्रिय तत्वों को किस वर्ग में रखा गया है, तो 18वां वर्ग में रखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का सुचालक, बी ऑप्शन है विद्युत का कुचालक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है, और जो अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो साथ में इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। ए ऑप्शन है पीत, बी ऑप्शन है यूरिया, सी ऑप्शन है लार, डी ऑप्शन है पेप्सिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो वृक्क है, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है। ए ऑप्शन है एटीपी के रूप में, बी ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, सी ऑप्शन है डीटीपी के रूप में, डी ऑप्शन है सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संचित होता है, तो ये एटीपी के रूप में संचित होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। ए ऑप्शन है वायवीय श्वसन, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चीनी के कमी के कारण से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कमी के कारण से होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर में चीनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है। ए ऑप्शन है क्लोरोफिल में, बी ऑप्शन है लाल रक्त में, सी ऑप्शन है वर्णी लवक में, डी ऑप्शन है श्वेत रक्त में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और रक्त में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के कारण से ही जो रक्त होता है वो लाल दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो फैराडे ने किया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विटामिन डी होता है ये हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये आपको याद रखना है। और विटामिन बी की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। ए ऑप्शन है लाइसोसोम को, बी ऑप्शन है नेफ्रॉन को, सी ऑप्शन है वृक्क को, डी ऑप्शन है दिल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न था कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, बी ऑप्शन है समतल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। और जो डॉक्टरी क्षेत्र होता है उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मोटर गाड़ी का हेडलाइट होता है और बैक लाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मोटर गाड़ी में जो ड्राइवर के पास एक छोटा सा शीशा लगा होता है जिसे हम लोग साइड मिरर कहते हैं, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। ए ऑप्शन है ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन, डी ऑप्शन है एथिल मार्केप्टोन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि सीएनजी यानी जिसे हम लोग
यहाँ पे CNG यानी जिसे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो गोबर गैस होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो गोबर गैस का भी मुख्य घटक मीथेन होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो LPG होता है, LPG गैस, उसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। और जो CNG होता है और गोबर गैस होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये सभी भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। ए ऑप्शन है कठोर, बी ऑप्शन है मुलायम, सी ऑप्शन है द्रव, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। तो शुद्ध सोना मुलायम होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है वो मुलायम होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये इतना मुलायम होता है कि इससे आभूषण यानी गहना नहीं बन पाता है। तो इसीलिए इसमें 2 कैरेट क्या मिलाया जाता है, तो 2 कैरेट यहाँ पे चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि ये कठोर हो और इससे क्या बने, आभूषण बने। तो आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का प्रयोग होता है, तो 22 कैरेट का यहाँ पे सोना का प्रयोग होता है। और 2 कैरेट यहाँ पे तांबा या चांदी का प्रयोग होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सोडियम को कहाँ रखा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोडियम होता है इसको कहाँ रखा जाता है। ए ऑप्शन है किरोसिन तेल में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है दूध में, डी ऑप्शन है पेट्रोल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो सोडियम होता है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, Na होता है, इसको कहाँ रखा जाता है, तो इसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो जंगरोधी स्टील होता है, जो स्टील के बर्तन होते हैं या जो हम लोग ब्लेड खरीदते हैं सेविंग करने के लिए, तो जो ब्लेड होता है वो भी स्टील होता है। और जो हमारे घर में बर्तन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ स्टील के होते हैं। तो जो स्टील होता है उसमें जंग नहीं लगता है। तो जो स्टील होता है वो क्या होता है, तो मिश्र धातु होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्टील कैसे बनाया जाता है, तो लोहा में क्रोमियम क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, स्टील बनता है। और स्टील क्या है, तो एक मिश्र धातु है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए जो जरा दृष्टि दोष है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो साथ में इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो श्वसन है ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उष्माशोषी, बी ऑप्शन है उष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है मंद दहन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्माक्षेपी है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो श्वसन की क्रिया होती है इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम लोग उष्माशोषी कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि पत्तियां किस हार्मोन के कारण मुरझा जाती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो किस हार्मोन के कारण से मुरझा जाती हैं। ए ऑप्शन है जिब्रेलिन्स, बी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, सी ऑप्शन है एफसीसी कम्ल, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से सभी। यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियां किस हार्मोन के कारण से मुरझा जाती हैं, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन ये दोनों है, और ऑक्सिन भी होता है वृद्धि हार्मोन, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है चुंबकीय पदार्थ, बी ऑप्शन है अचुंबकीय पदार्थ, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग चुंबक कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक का उदाहरण कौन कौन सा होता है, तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये क्या होता है, चुंबक का ये होता है उदाहरण। और यहाँ पे देखिए अचुंबक क्या होता है कि जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है उसे अचुंबक कहते हैं। जैसे हो गया यहाँ पे तांबा, और यहाँ पे हो गया पीतल और कागज और लकड़ी, ये सभी क्या हो गया, अचुंबक हो गया। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है। ए ऑप्शन है कवकों में, बी ऑप्शन है जंतुओं में, सी ऑप्शन है हरे पौधों में, डी ऑप्शन है परजीवियों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, हरे पौधों में होती है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के ही द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किसका रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्रकाश है ये किसका रूप है। ए ऑप्शन है धारा का, बी ऑप्शन है ऊर्जा का, सी ऑप्शन है शक्ति का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश किसका रूप है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, ये आपको भी याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 6। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो लौह ऑक्साइड बनाता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोहा जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो किस युक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्युत फ्यूज का यहाँ पे प्रयोग होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये किस पे कार्य करता है, तो ये विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। और जो विद्युत फ्यूज होता है इसे हम लोग गर्म तार में जोड़ते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जनित्र, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन है एमीटर, डी ऑप्शन है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किए थे। तो मटर के पौधे का चयन किए थे। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये पादरी थे चर्च के, यानी चर्च के पुजारी थे। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। ए ऑप्शन है किलोवाट घंटा, बी ऑप्शन है कूलॉम्ब, सी ऑप्शन है ओम मीटर, डी ऑप्शन है वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम्ब होता है। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओम मीटर किसका होता है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद होना चाहिए। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण टेस्ट, वो भी साइंस के। तो आप अब बता दीजिए कि आपका 30 में से 30 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका गलत हुआ तो आप 30 प्रश्नों में से कितना आप सही किए हैं, तो आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बता दीजिए। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है पीले रंग का, बी ऑप्शन है लाल रंग का, सी ऑप्शन है बैगनी रंग का, डी ऑप्शन है नारंगी रंग का। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर से एक बार बोलते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।